नए साल में मीटिंग ताबड़तोड़, जनवरी से ही बड़ा प्लान, साल भर का प्लान होगा तैयार, सीएम शिवराज देंगे नया मंत्र। नए साल में एक तरफ जहां ओमिक्रॉन का चैलेंज, तो वहीं दूसरी तरफ उस चैलेंज के लिए शिवराज सरकार भी तैयार है। सीएम शिवराज ने तो जनवरी से ही बड़े प्लान पर काम करने की ठान ली है। तभी तो जनवरी में ही शिवराज 55 बैठकें लेने जा रहे हैं। 3 से 10 जनवरी के बीच ये सारी बैठकें होंगी। इन 7 दिनों में साल भर का प्लान तैयार होगा, अलग अलग विभागों की समीक्षा होगी। 2023 भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण साल है। हम मध्य प्रदेश में अपनी लोकप्रिय सरकार बनाएं, केंद्र की सरकार और मजबूत हो, इस दिशा में मध्य प्रदेश का कदम बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे सरकार में बैठा हो चाहे संगठन में बैठा हो, उसको मालूम है कि हमको इस साल में बहुत ज़्यादा चुनौती के साथ काम करना है, बड़े टारगेट है, उसको पूरा करना है और इसलिए लगातार बैठकें और लगातार तैयारियाँ हमारी चल रही हैं। वैसे शिवराज 2021 में भी कई समीक्षा बैठकें ले चुके हैं, लेकिन ये मीटिंग बहुत खास है। नए साल के साथ नई चुनौतियां भी हैं और हर गुजरते दिन के साथ नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच फासले भी कम होते जाएंगे। ये कोविड को लेकर अगर आप देखेंगे, महंगाई को लेकर देखेंगे, गरीब कल्याण योजनाओं को देखेंगे, कहीं कोई फायदा किसी को नहीं हुआ है। जनता इनकी भावनाएं समझ चुकी है, तो अब ये डर इनको सता रहा है, तो ये बैठ के ही करेंगे कि जो रायता इन्होंने फैला दिया है, जो कुछ नहीं करा है, अब ये जनता बैठकें कर करके ये अधिकारियों पे दबाव बना के कुछ काम करना चाहते हैं कि कुछ काम हम कर लें। 2022 विपक्ष का रोल निभा रही कांग्रेस के लिए भी काफी अहम होगा, क्योंकि यही वो साल है जिसमें विपक्ष 2023 के चुनाव की नींव भी तैयार करेगा। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर 2021 के दिसंबर में घमासान दिख चुका है। ऐसे में विपक्ष के इरादों को भांपते हुए भी बीजेपी सरकार तैयार रहना चाहती है, इसलिए बड़ी तैयारी पहले दिन, पहले महीने से ही शुरू है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है शिवराज का बड़ा प्लान और उसके साथ ही बड़ा प्लान एक नया साल। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बड़ा प्लान 2022 के लिए शिवराज जी जिस तरह से खुद ताबड़तोड़ मीटिंग्स के ज़रिए 7 दिन में 55 बैठकें करके वो एक प्लान तैयार करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर ये साल इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये चुनाव के पहले का साल है। यानी जब 1 साल बाद हम फिर 1 जनवरी 2023 को बैठेंगे तो चुनाव में तकरीबन 9 महीने का या 10 महीने का समय होगा और वो समय युद्ध भूमि में उतरने का होता है। और चुनाव के 1 साल पहले का, यानी जब चुनाव में 2 साल का करीब करीब समय बचता है, वो समय रहता है रणनीति, फोकस और आगे बढ़ने की चीज़ों को तय करने का। शिवराज जी एक बहुत ही चतुर सुजान पॉलिटिशियन हैं और वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि होमवर्क अगर अच्छा हो तो नतीजे बेहतर मिलते हैं। और यही वजह है कि 2021 में उनका जो राजनीति का स्वरूप और उनके व्यक्तित्व का जो स्वरूप आपने हमने देखा, वो उनके अब तक के राजनीतिक चेहरे और व्यक्तित्व से, मैं ये नहीं कहूँगा कि सी चेंज था, लेकिन कई मामलों में भिन्न था। ये एक आक्रामक शिवराज नज़र आए हैं हमें, एक ऐसे शिवराज नज़र आए हैं जो चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से डिसीशंस हों, और ये एक ऐसे शिवराज भी हैं जो ये भी चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से हम इलेक्शन के लिए अपने को गियर अप करें, तैयार करें और पूरी ताकत अभी से इलेक्शन के लिए झोंक दें और मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी विषय हम उत्पन्न न होने दें जो मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को लपकने का मौका मिले और वो उसको एक बहुत ही प्रभावी टूल के तौर पर बीजेपी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तो ये जो बैठकें हैं ये मुख्य तौर पर गवर्नेंस और बेहतर गवर्नेंस की बैठकें हैं, जिनमें शिवराज जी ये तय करेंगे। और जिस तरह से कलेक्टर्स ग्रेडिंग और तमाम उनके बड़े फैसले रिसेंट पास्ट में हमने देखे, वो ये बताते हैं कि शिवराज अब एक ऐसे नज़रिए के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जहां गलती करने वाले को बख्शना नहीं है और अच्छा काम करने वाले को हमेशा की तरह सराहना और पुरस्कार है, लेकिन निर्णय बहुत तेज़ हों और चीज़ें आगे बढ़ें।
निश्चित तौर पर कांग्रेस मैन टू मैन मार्किंग कर रही है, हर चीज़ को देख रही है और तमाम बिंदुओं पर वो लगातार बीजेपी की स्टडी का अध्ययन भी कर रही है। तो किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्या नज़रिया और क्या दृष्टिकोण बीजेपी का हमें नज़र आता है, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया साहब और जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और बीजेपी के नेता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका परिचय मैं उसी वक्त देता हूं। सत्यप्रकाश जी, जिस तरह ताबड़तोड़ बैठकें और एक नए साल में एक नए एजेंडे के साथ शिवराज जी सामने आते हुए दिख रहे हैं और इस बार ये एक ऐसे शिवराज भी 2021 में हमें दिखे हैं जिनका नज़रिया प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत चुस्त दुरुस्त करने के मोड में है और अधिक बेहतर करने के मोड में है, और साथ ही ये भी है कि अगर कोई गलती होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसी के साथ वो अपनी राजनीतिक शक्ति और अपनी राजनीतिक समझ का भी पूरा इस्तेमाल बीजेपी के पक्ष में करने के लिए कमर कस के तैयार नजर आते हैं। आपकी प्रतिक्रिया? जी 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 शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा। किसी भी गवर्नमेंट का फर्स्ट हाफ पीरियड यानी कि 2.5 साल अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम और इलेक्शन के दौरान किए गए मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द हाफ पीरियड जो होता है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में जाने का पीरियड होता है। क्योंकि इस सरकार का थोड़ा सा टाइम एक अलग टाइप का रहा कि बीच में 1.5 साल की दूसरी सरकार रही, फिर ये सरकार आई, और इसके बाद फिर क्या होगा, ये सरकार आने के बाद जो स्थिति निर्मित हुई, आपको बताऊं कि देखिए किसी भी इलेक्शन बैटल में जाने के लिए 3 वीपन्स होते हैं। पहला वीपन्स होता है गवर्नमेंट, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो। तो जो और दूसरा वीपन होता है स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी होती है एक्टिवेटिंग पार्टी वर्कर्स। तो पहला देखिए आप, चाहे मैं तीनों को समझाता हूं, चाहे दोनों पार्टी, रूलिंग पार्टी पहले अपनी पॉलिसीज को, प्रोग्राम को लेके जाती है, पब्लिक में समझाती है कि हमने ये प्रोमिसेस किए थे, ये पॉलिसीज दी, हमने इस पर कितना काम किया। ठीक उलट अगर हम ऑपोजिशन पार्टी की तरफ जाते हैं तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है कि सरकार की इन प्रोग्राम्स पर, पॉलिसीज पर या इलेक्शन मैनिफेस्टो पर जो प्रोमिसेस उन्होंने की थी उन पर ये कितनी फेल्योर रही है। अब दूसरी बात आती है कि स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहले उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, देखिए। और चौथा जो आता है कि एक्टिवेटिंग, तीसरा वीपन है जो एक्टिवेट करना कार्यकर्ताओं को। शिवराज जी के बारे में मैं आपको बताऊं, शिवराज जी एक ऐसे देश के अंदर लीडर है जो हमेशा मुझे लगता है कि वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। जैसा कि एक अच्छे वो पोल स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं। 2008, 2013 और 2018 ये 3 इलेक्शंस उनकी लीडरशिप में लड़े गए मध्य प्रदेश में। तीनों में आपने देखा कि बीजेपी का वोट शेयर बहुत ज्यादा था, लेकिन 2018 में वोट शेयर कांग्रेस के कंपेरिजन में था ज्यादा, लेकिन सत्ता में नहीं आई। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक नेचर है कि यहां पर एक मार्जिनल वोट शेयर पर सरकार इधर की उधर हो जाती है। तो आप उनको एक अच्छा पोल स्ट्रेटजिस्ट लीडर तो मान ही सकते हैं, जैसा कि इन रिजल्ट से आपको पता लगता है। लेकिन कांग्रेस को भी इस समय वीक ना माना जाए, क्योंकि मैंने कई बार कहा है, आज भी कह रहा हूं इस बात को, कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है उसका कोई विकल्प विपक्ष के रूप में दूसरी पार्टी नहीं है। तो स्वाभाविक विपक्ष है, स्वाभाविक विपक्ष का वोट भी एक मजबूत आएगा। अगर फील्ड में कांग्रेस जैसे जन जागरण यात्राओं के माध्यम से अगर कांग्रेस अपने आप को फील्ड में उतार देती है तो ये चीज आप मान के चलिए कि कांग्रेस उसके लिए बड़ा चैलेंज होगी। शिवराज जी एक पोल एडवाइजर लीडर के रूप में उभरे हैं और उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, चुनाव में एक्सपीरियंस का भी बहुत महत्व होता है। तो ये कहीं ना कहीं आगामी 2023 के चुनाव की रणनीति उन्होंने इस नए साल के पहले दिन से शुरुआत पर कर दी है। बिल्कुल। और देखिए कई बार हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और स्पोक्स पर्सन, और उनका एक कई बार वो बड़ी स्पष्टता से चीज़ों को रखते हैं, और उनका एक बार कहना था कि कई बार जो प्रशासन तंत्र का जो निचला एक अमला होता है उसकी कार्यप्रणाली सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो क्योंकि तहसीलदार, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, निचले स्तर पर ये लोग जो हैं ये
आप भले ही आप देखें ऊपर से तो इनको आप शायद उतनी रैंकिंग ना दें कि ये क्या भूमिका है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शिवराज जी इसको समझते हैं और यही वजह है कि प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की इन ताबड़तोड़ बैठकों के ज़रिए उनकी जो कोशिश होगी उसमें वो यही बात को लेकर जाएंगे कि सरकार की योजनाएं 2018 में शायद जो चुनौती बनी कि जो आपने बेहतर सोचा वो नीचे क्या उस रूप में पहुंचा, इस बार वो चूक ना हो, इस पर उनका पूरा फोकस है। पहले धनोपिया जी की टिप्पणी लेकर फिर मैं डॉक्टर वाजपेयी की तरफ चलूंगा। धनोपिया साहब। निश्चित रूप से जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक दलों को करना होती हैं उसे भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को करने में हमेशा लगी रहती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी अपना एक कार्य करने का तरीका है। हमारे यहाँ पर जिस तरह से मंडल और सेक्टर्स में कांग्रेस जिलों में ब्लॉक में जन जागरण यात्राओं के माध्यम से एकजुटता लाने का काम कर रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी में सदस्यता का कार्य चल रहा है, सदस्यता का काम किए जा रहे हैं, हम लोग बैठक की जगह जगह कर रहे हैं। ये सारी चीज़ हमारे अपने भी चल रहा है। लेकिन जो बात आदरणीय शर्मा जी अभी शिवराज जी के बारे में कह रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। शिवराज जी अच्छे कुशल प्रशासक हो सकते हैं, अच्छे संगठक हो सकते हैं, लेकिन सवाल है कि 17-18 साल के बाद भी वही बातों को दोहराने की बात चल रही है कि सब मजबूत करना है, प्रशासन ने कसावट लाना है। तो आज तक क्या होता रहा है? आज आप देखिए राष्ट्रीय अगर आप पटल पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार की अगर आप देखें तो पायदान कहाँ आता है? प्रशासनिक क्षमताओं में देखिए निश्चित रूप आता है। हालात मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और दूसरी चीज़ देखे वो आता है। अभी कोरोना की महामारी फिर दोबारा हो रही है, इससे पहले के जो परिणाम है वो आपके सामने। तो सारी चीज़ें हैं, महंगाई है, सारी चीज़ों की बात, उन सब चीज़ों की तरफ भी आम जनता का ध्यान देखना होता है जिनसे कि चुनाव होता है। सिर्फ संगठन की सबके लोगों को ट्रेनिंग दे देना है, बिठा देना, इससे नहीं होता है। सारी चीज़ों को साथ देखना होगा। तो मैं तो कहता हूँ शिवराज जी भले ही अपना कुछ काम करें, लेकिन हालात मध्य प्रदेश का वो नहीं है जो पहले रहे होंगे। 17-18 साल के बाद भी आज आपको वही बातें करना पड़ रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? डॉक्टर वाजपेयी। देखिए, पहली चीज तो मैं शायद इस बात को बहुत स्पष्ट कर दूं कि गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस एक रूटीन प्रक्रिया है और जिसकी बात आपने भी कही शरद जी, डिलीवरेंस गवर्नेंस के माध्यम से, बिल्कुल जी, ये भी एक रूटीन और स्थापित प्रक्रिया है। तो जैसे तहसील कार्यालय की तरह चलना चाहिए भाई, उसे जिस समय खुलना चाहिए उस समय खुलना चाहिए, जिन लोगों को वहां पाया जाना चाहिए उन्हें पाया जाना चाहिए। तो ये धनुपिया जी को एक जैसा लगता होगा, लेकिन डिलीवरी मैकेनिज्म एक जैसे ही होता है। चेंज जो होता है वो प्लानिंग स्तर पे होता है। इसीलिए शरद जी जो आपने बात कही है कि दो प्रकार के स्तर पर सरकार काम करती है, एक डिलीवरी मैकेनिज्म पर और दूसरा प्लानिंग स्तर पर। और डिलीवरी मैकेनिज्म में जैसा आपने बताया, मैं उसको यदि कैडराइज वे में, जनरल वे में कह दूं तो एसडीएम और उससे नीचे और डीएसपी और उससे नीचे ये अमला जो होता है, ये मैदानी अमला आप मान लीजिए इसको, ये अमला डिलीवरेंस को लेकर इस पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इनसे यदि चूक होती है तो उसके जो बिल होते हैं वो पॉलिटिकली हमारे नाम फटेंगे। तो स्वाभाविक है कि डिलीवरेंस बहुत मैकेनाइज चीज है, प्रोटोकॉल के तहत है और एक जैसी है। मतलब यदि धनोपिया जी की भी सरकार होगी तो वो भी वैसे ही काम करेंगे और हमारी सरकार होगी तो वैसे ही करेंगे। चेंजेस प्लानिंग लेवल पे आते हैं। जैसे इससे ऊपर हम गए, यानी कि हम एसपी और आईएएस और उससे ऊपर चले गए, तो वो प्लानिंग में उनकी भूमिका बढ़ती जाती है। तो वहां पर एक विजन वाली जो बात आती है वो वहां पर आती है। तो स्वाभाविक है कि दोनों स्तर की बैठकें और दोनों स्तर का क्रियान्वयन बहुत जरूरी है और शिवराज जी इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं। तो दोनों प्रकार के सिस्टम का रिव्यू होता रहे। जो एक लेवल है उसके ऊपर चिंतन और मंथन कि भाई हम क्या नया कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा जो फीडबैक है उसके हिसाब से हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ये शिवराज जी बखूबी जानते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सिस्टम में नए नए चेंजेस जनोन्मुखी किस प्रकार हो सकते हैं वो करने की वो कोशिश करते हैं। और उस स्तर से नीचे जिसकी ओर आपने इशारा किया, तब डिलीवरी वालों को ब्रेन कम इस्तेमाल करना है और उनको अपना टाइम और एग्जीक्यूशन ज्यादा करना है। उसमें लेटलाई या कोताही यदि हुई तो साहब अंत में तो यदि कितनी अच्छी योजना हो आपकी, यदि उसका डिलीवरेंस नहीं दिया तो धनोपिया साहब के लिए 8 बजे रोज मुस्कुराने का टाइम हो जाएगा और हमारे लिए कठिन समय आ जाएगा। इसीलिए जैसा आपने कहा, लंबे प्रशासनिक अनुभव की वजह से वे इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। 2018 में भी अच्छी योजनाएं होने के बावजूद भी यदि हमको कुछ चुनौतियों का कुछ जगह सामना करना पड़ा शरद जी, तो उसका बहुत बड़ा कारण था
कि डिलीवरी मैकेनिज्म में और कसावट की आवश्यकता थी, और इस बार वाकई में आप मान के चलिए कि हम किसी और के फ्रूट्स तो बियर नहीं करेंगे। मुझे लगता है आपने काफ़ी संजीदगी से और एक इस तरह से बात की है जो एलोबरेट करती है प्रशासनिक तंत्र और डिलीवरी का मैकेनिज़्म और प्लानिंग का मैकेनिज़्म। चूँकि आप भी कभी उस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं डॉक्टर वाजपेयी, तो आप बहुत बेहतर समझते हैं। कुछ धनोपिया साहब कहना चाह रहे हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लेकर मैं सत्यप्रकाश जी की तरफ चलूँ। मैं एक छोटी सी बात ही कहना चाहता हूँ। डॉक्टर वाजपेयी जी ने कहा है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग व्हाट इज द रिजल्ट। रिजल्ट को अगर देखें तो आज वही रिजल्ट तो चल रहा है जो रिजल्ट ऑफ पिछले 15 साल से आप काम कर रहे हैं, तो नया क्या लेके आ रहे हैं? डॉक्टर वाजपेयी आप चाहें तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया। हाँ, मैं धनुप्रिया जी से बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, देखिए इसको अपन आगे नापेंगे कैसे। तो एक टर्म यूज होती है शरद जी, जिसको बोलते हैं मेजरेबल परफॉर्मेंस, जिसकी ओर धनुप्रिया जी इशारा कर रहे हैं। तो मेजरेबल परफॉर्मेंस क्या होता है? जब इम्प्लीमेंटेशन ठीक होगा तो आपकी जो जैसे कि कुपोषण है जो 84 हुआ करता था, या IMR जो है वो 100 से ऊपर तक होती थी, 100 के आसपास होती थी, 94 होती थी जैसा मुझे ध्यान हो 2003 में, तो वो घटकर आज हमारी 44 आ गई है। इसको बोलते हैं मेजरेबल परफॉर्मेंस। तो यदि आप इम्प्लीमेंटेशन योजनाओं को ठीक करेंगे तो मानक ठीक होंगे। देखिए विपक्ष तो आलोचना कर सकता है, लेकिन सरकार तथ्य रख सकती है। इसको मैं तो इस तरह से, हाँ आपकी ये बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया, इसको इस तरह से हम समझें कि चाहे हम पूजा या भक्ति करें या त्यौहार मनाएं, उनका स्वरूप तो एक ही है। चाहे आप दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट है कि वो त्यौहार कितना आनंददायी आपके लिए हो जाए, समाज के लिए हो जाए, कि होली के बाद ऐसे रंग ना लगे रह जाएं कि आपका चेहरा ही केमिकल से और उससे परेशान हो जाए, तो ये चीज़ें ना हो जाएं। और यही है कि मैकेनिज्म गवर्नेंस का सबका एक जैसा है, जैसा वाजपेयी जी ने भी कहा। कांग्रेस भी आती है तो जनता की वेलबींग ही ध्यान में होती है, लेकिन वो कितना हो पाया, मेजरेबल परफॉर्मेंस कितना है। आपने एक योजना लेकर आए, लेकिन वो कितनी लोगों के लिए उपयोगी हुई, ये महत्वपूर्ण है। सत्यप्रकाश जी। जी 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 सर जी, धनुप्रिया जी ने एक बात कही कि वही बात बार बार दोहराते रहते हैं, वही काम बार बार करते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इस चीज को अगर हम दिमाग में रखते हैं तो ये पक्की बात है कि किसी चीज को बार बार दोहराने से परफेक्टनेस आती है। और शिवराज जी जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं इसलिए तो आया है कि चीजों को वो दोहराते हैं। आप कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने से क्या होता है, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता, मैंने कहा, हथियार है। चुनाव की लड़ाई के सबसे बड़ा हथियार है कार्यकर्ता। अगर कार्यकर्ता को एक्टिवेट नहीं करेंगे, अगर अपनी मशीनरी को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? यानी कि सीधी सीधी गुड गवर्नेंस के लिए अगर लीडर ऑफ द पार्टी या लीडर ऑफ द गवर्नमेंट अगर एक्टिव नहीं है तो डिलीवरी कैसे, डिलीवरी सिस्टम तो बिगड़ ही जाएगा। आप कुछ भी मैनिफेस्टो बना लीजिए, कुछ भी प्रोग्राम बना लीजिए, कुछ भी पॉलिसीज लाइए, लेकिन अगर उनकी डिलीवरी प्रॉपर नहीं होगी तो फिर सरकार का फेलोर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखिए, अगर कभी भी हम लोक प्रशासन को पढ़ते हैं तो इसमें इस चीज को फोकस किया जाता है कि सरकार, यानी सरकार और प्रशासन, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हो और एक टाइटनेस भी हो, जिससे कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, और उसका मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। और शिवराज में ये चीज है कि शिवराज जी हमेशा अपनी पॉलिसीज की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और ये चीज एक लीडर में और भी थी, आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह की जो 10 साल की गवर्नमेंट रही, उसमें भी उनकी भी प्रशासनिक अधिकारियों पर बड़ी पकड़ होती थी। वो देखो, हर चीज की एंटी इनकम्बेंसी आती है और सरकारें चली जाती हैं। 2018 में भाजपा की भी सरकार चली गई थी, लेकिन इस चीज को अगर सीखा जाए तो शिवराज और दिग्विजय सिंह दोनों में एक बड़ा अच्छा एक जैसा चीजें दिखती हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छी सरकार के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए मानी जाती हैं। हालांकि धनुप्रिया जी ने कहा कि मध्य प्रदेश ने कई देश में बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कई चीजों में अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं, चूंकि मैं स्पोक्स पर्सन भाजपा का तो हूं नहीं, लेकिन हाँ, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, कुछ चीजें मध्य प्रदेश से हुई हैं और जिन्होंने देश में नाम किया है। तो कहने का मतलब ये है कि शिवराज का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं 2023 में काम करेगा। आप कांग्रेस को हल्के में लेने की इसकी आवश्यकता नहीं है। आप अपने कार्यकर्ता को एक्टिवेट करिए, आप अपने कार्यकर्ता का अपने प्रोग्राम को पहुंचाइए, जिससे कि आप 2018 की स्थिति में पहुंचे, क्योंकि आप बिल्कुल मुहाने पर बैठे हैं। आप जरा सा भी अगर आगे बढ़ जाएंगे तो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आप इस प्रोग्राम पर स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। डॉक्टर वाजपेयी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल भी रहेगा इसमें कि 70 के दशक तक ब्यूरोक्रेसी बनाम पॉलिटी की बहस बड़ी
गर्म नहीं होती थी और दोनों के बीच में एक बड़ा समन्वय था। पॉलिटी पीछे चेहरा, पॉलिटी की मंशा के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी पीछे रहकर बड़ी ताकत से काम करती थी। 90 के बाद से ये कोई भी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो दिग्विजय सिंह जी की, या बीजेपी की सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी हावी है। या तो ये एक शगल बन गया कहना, या फिर ये बात होने लगी और जैसा आपने एक शब्द यूज किया बिल फाड़ा, तो वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर बिल भी फाड़ने की एक परंपरा शुरू हो गई कि साहब ये लोग हावी थे, इन पर नियंत्रण नहीं था, तो दिक्कत हो जाती है। इस पर भी अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें तो जी। देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है और चूंकि आज बहुत कोई हार्डकोर एक दूसरे की मुर्गो टाइप वाली चर्चा नहीं है, तो मैं सुविधा लेके बात कह रहा हूँ आपसे जी कि जैसे देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हर 5 साल में चुनाव में जाती हैं, तो उसमें उनका कुछ ना कुछ मूल्यांकन हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी कभी चुनाव में नहीं जाती है, वो एक परमानेंट सिटिंग 36 साल के लिए व्यक्ति होता है, तो स्वाभाविक है कि उसके पास उतने चैलेंजेस नहीं है अकाउंटेबिलिटी के। तो वो अकाउंटेबल किसके लिए? पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, जो उसके मास्टर्स कहलाते हैं। तो बीच में क्या हुआ शरद जी, मैं इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी चतुराई से अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को ये बताया कि आपके पॉलिटिकल गोल्स को हम निपटा देंगे, हम अचीव करा देंगे, आप चिंता नहीं करो। मतलब मोटे मोटे उसमें कहेंगे हम चुनाव जितवा देंगे टाइप से। तो हुआ क्या है कि एक लेजी पॉलिटिक्स की वजह से कभी कभी क्या होता है कि हम उसको मान लेते हैं कि ठीक है चलो डिलीवरेंस अच्छा होगा, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा, तो हमको वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेटिक काम करना चाहिए और पॉलिटिशियंस ने अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के लिए सीधी रखना चाहिए। ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और धनोपिया जी जो आलोचना करे उसको ध्यान से पॉलिटिशियन ने सुनना चाहिए। वो ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल नहीं है उसके लिए पक्ष या सरकार अकाउंटेबल है कि विपक्ष की ऐसी आलोचना जो तथ्यपरक है उस पर वो काम करे, और यदि वो काम करेगी तो मानकर चलिए मैंडेट मिलेगा। जैसे हम छोटा सा पार्ट ले वैक्सीनेशन को लेके, वैक्सीनेशन के चैलेंजेस को लेके, चाहे हेजिटेंसी को लेके, कोई भी बात यदि धनोपिया जी शाम को कहते हैं तो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम उस पर ध्यान देंगे तो ही तो जैसे शिवराज जी ने अचीव किया है कि हमारा वैक्सीनेशन का टारगेट रिमार्केबल अचीव हुआ है। लेकिन यदि विपक्ष कुछ कहेगा ही नहीं तो स्वाभाविक है कि हम 8 बजे क्या डिबेट करेंगे, 8 बजे आप ब्यूरोक्रेट को नहीं बुलाने लग जाएंगे। तो एक लेजी पॉलिटिक्स को हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स ने कहीं पॉकेट्स में जन्म दिया है, जहां उन्हें पॉलिटिकल मास्टर्स को कहा है कि हम आपका काम कर देंगे चुपचाप, तो वहां पर जरूर डेमोक्रेसी डेंट हुई है, मेरा ऐसा मानना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और हम जो कार्यक्रम अफसरनामा, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक सेवानिवृत्त जो केंद्र में भी कैबिनेट रैंक के सेक्रेटरी रहे, उन्होंने ये चिंता ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में जाहिर की थी कि ये घालमेल ना हो, जिसकी जो भूमिका है वो भूमिका हम निभाएं, और ब्यूरोक्रेसी को कभी भी पॉलिटी का चेहरा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना करना। और ये परंपरा रही है। बहरहाल ये कभी अलग विषय होगा चर्चा का डिटेल। जी धनुप्रिया साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय प्रकाश सेठी रहे, अर्जुन सिंह जी रहे, भाजपा सुंदर पटवा रहे, वीरेंद्र कुमार सक्सेचर हैं। इनके टाइम पे आपने देखा होगा ब्यूरोक्रेसी के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन होता था। उन्होंने जो बात कही है वो दोस्ती और याराने में नहीं होती थी। आज जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों ने दोस्तियां करना शुरू कर दी हैं अधिकारियों के साथ में, उनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं। मुझे लगता है ये बात आप कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन कर रहे हैं, किसी दल के लिए नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जैसी बात कही है कि वो चुनाव जिता देंगे, चुनाव नहीं जिता देंगे, वो माल कमवा देंगे, आपके सारे काम करवा देंगे, आप फंसेंगे नहीं। वो दोस्ती जो हुई है ना, वो आज एक निश्चित रूप से चिंता का विषय बना हुआ है। और दूसरा एक कारण और है, अब बड़े बड़े अफसरों के लिए एक लालच सा मिलने लगा है, चाहे जुडिशरी के हों चाहे कहीं के भी हों, कि आफ्टर रिटायरमेंट यू विल गेट प्रॉपर प्लेसमेंट इन द पॉलिटिक्स। मिनिस्टर भी बन सकते हैं और भी कुछ हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं राजनीति के लोगों की सारी मेहनत को पानी फेरते नजर आती हैं। और वही लोग जो अफसर चाहे भ्रष्टाचार में हो चाहे नहीं हो, लेकिन बदनाम करके राजनीति को बदनाम कर देते हैं। लेकिन इसका ध्यान सभी को रखना है, और क्योंकि ये मैं फिर कहूँगा कि ये किसी एक राजनीतिक दल का मसला नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने तो दोनों पक्षों को गिनाया ना। एक बड़े परिप्रेक्ष्य का सवाल ये है, और उतने बेहतरीन ऑफिसर्स की आज भी कमी नहीं है, और ऐसे राजनेताओं की भी कमी नहीं है जो मर्यादा अपनी भी समझते हैं और ब्यूरोक्रेसी की मर्यादा को भी महत्व देते हैं। न ब्यूरोक्रेसी को दबाना है, न घोड़ा कहना है, न घुड़सवार कहना है। आपको सिर्फ एक तालमेल रखना है जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए संविधान में बहुत अच्छे से डिफाइन है
पॉलिटी के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए कि किसकी क्या भूमिका है, क्योंकि 5 साल चुनाव में जाते हैं हमारे राजनीतिक दल और उनकी जो भी योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी बड़ी खामोशी से प्रशासनिक तंत्र की है। शिवराज जी मुझे लगता है इसी एजेंडा के साथ और ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुभकामनाएं उनको भी, शुभकामनाएं कांग्रेस को भी, क्योंकि जितना मजबूत लोकतंत्र, ये बात हम बार बार कहते हैं कि आप एक छोटी सी बात और कह दूं बिल्कुल यदि कहिए जी सर, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, धनुप्रिया जी ने भी दिया होगा कि शिवराज जी ने खुद कहा था इस बात को जब उन्होंने व्हेन वी लॉस्ट इलेक्शन जी, कि उन्होंने इस दौरान 15 महीने में जो कमलनाथ जी जिस दौरान रहे, उस दौरान शिवराज जी ने बहुत सारी बातें अनुभूत की, जिसकी ओर आप सब लोग इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये वही तो मजबूरियां थी साहब, उन्हीं की तो मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। वही मजबूरियां थी, वो मजबूरियां नहीं होना चाहिए राजनीतिक और अफसरों के बीच में। सारे अफसर बेईमान नहीं है, ये बात शरद जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अरे सुनिए तो धनुप्रिया जी, तो उन्होंने उस अनुभव के आधार पर अब ये शिवराज जी हुए हैं जो 15 साल जीतते रहे और 15 महीने हार कर भी बैठे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है 2022। वो तो आजकल ही हार कर ही जीते हुए हैं और जीत कर ही आ रहे हैं। कहा भी जाता है, और देखिए यही इस बार 2023 का सबसे बड़ा रोमांच है कि बीजेपी जीत कर भी सतर्क है, बेहद सतर्क है। बल्कि वो ये मान रही है कि सत्ताधारी दल होते हुए भी वो अपोजिशन जैसी भूमिका में है, और दूसरी तरफ वो अपोजिशन है जो 15 महीने सत्ता में रहा है। तो दोनों ने मिक्स्ड चीज़ों का अनुभव किया है और दोनों बिल्कुल तैयार हैं कि नहीं, हमने अपनी अपनी गलतियों से सीखा है, और गलतियों से सीख कर जब प्रतिद्वंदी चुनावी रण में उतरते हैं सब, तो टक्कर तो जबरदस्त होती है। इंतजार कीजिए 2023 का। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद धनुप्रिया जी, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। आगे देखिए अफसरनामा छत्तीसगढ़ की युवा IPS ऑफिसर रत्ना सिंह के साथ। नमस्कार।